नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। अब शायद इस रहस्य पर से हमेशा के लिए पर्दा उठ जाएगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत उस विमान हादसे में नहीं हुई थी। बोसफाइल्स.com के संस्थापक और पत्रकार आशीष रे ने 1945 के हादसे के बाद चश्मदीदों और सुभाष चंद्र बोस के साथियों के हवाले से यह दावा किया है कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु उस विमान हादसे के बाद ही हुई थी। Of freedom-loving Indians begins to flow till India attains. एक अजीब सी पहेली है सुभाष चंद्र बोस का जीवन, जो अपने जीते जी अंग्रेजों के लिए मुश्किल सवाल बनकर रहे और शायद मौत के बाद भी जिंदगी और मौत के रहस्यमय कोहरे में कई तरह के सिद्धांतों और मिसालों के साथ जिंदा होते रहे। We lack the strength and organization whereby we can meet force with force. लेकिन अब ऐसा लगता है कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु से जुड़ी कहानियों पर आखिरी विराम लगने वाला है। लंदन में बोसफाइल्स.com के संस्थापक सदस्य और जाने माने पत्रकार आशीष रे का दावा है कि 18 अगस्त 1945 को जिस विमान का ताइपे में हादसा हुआ था, उसमें सुभाष चंद्र बोस भी सवार थे और उन्हें गंभीर चोटें आई थी। All the website has said so far is that there is overwhelming, irrefutable, hard documentary evidence that he met with a plane crash on the 18th of August 1945 in Taipei. And the story goes up to the point where he is rushed to hospital after that. We have not said anything more than that. आशीष रे का कहना है कि उस हादसे में सुभाष चंद्र बोस की मौत हुई थी या नहीं, इस राज से कुछ दिनों में पर्दा उठ जाएगा। लेकिन चश्मदीदों और सुभाष बोस के साथियों में शुमार हबीबुर रहमान इस बात की तरफ तस्दीक करते हैं कि विमान हादसा हुआ था और बोस बहुत गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे। आशीष रे का यह भी कहना है कि सुभाष चंद्र बोस को रूस में देखे जाने की खबरें भी निराधार हैं, क्योंकि वो कभी रूस गए ही नहीं थे। Russian government has twice indicated in writing in diplomatic notes to the government of India that there is no evidence of Subhash Bose entering the Soviet Union in or after 1945. पिछले दिनों एक तस्वीर ने भी गफलत पैदा कर दी थी कि ताशकंद में सुभाष चंद्र बोस को देखा गया था, लेकिन आशीष रे साफ तौर पर मना कर देते हैं कि वो तस्वीर सुभाष चंद्र बोस की है। There is absolutely no evidence whatsoever to suggest that he was ever at Tashkent in 1966. जापानी कैप्टन नाकामुरा जमीन से देख रहे थे जब विमान ने उड़ान भरी थी और उनका कहना था कि उड़ान भरने के साथ ही सुभाष बोस का विमान हादसे का शिकार हो गया और उस हादसे में सुभाष चंद्र बोस बुरी तरह घायल हो गए थे। कर्नल रहमान जो उस समय उनके साथ थे, उनका भी यही कहना था कि सुभाष चंद्र बोस को गंभीर चोटें आई थीं और मौत से पहले उन्होंने कहा था कि देश ये जान ले कि वो जीते जी भारत की आजादी के लिए लड़ते रहे। सवालों के इस पिटारे और रहस्य से पर्दा उठने वाला है, जैसा कि सरकार कह चुकी है कि वो जल्द ही बोस फाइल्स को गुप्त सूची से हटाने वाली है। पिछले दिनों सुभाष चंद्र बोस के परिजनों की पूरी टोली ने इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की थी। लंदन से लवीना के साथ आज तक ब्यूरो। नेताजी के परिवार के लोग ही नहीं, देश का एक बड़ा तबका भी ये मानता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत विमान हादसे में नहीं हुई थी, जैसा कि बताया जाता है। लेकिन माना यही जाता है कि ताइवान की राजधानी ताइपे में विमान हादसे में ही नेताजी की मौत हो गई थी। वो घायल हो गए थे और बाद में अस्पताल में उनका निधन हुआ था। वियना के अपने फ्लैट में नेताजी की पत्नी एमिली अपनी मां और बहन के साथ बैठकर ऊन के गोले बना रही थी। हमेशा की तरह वो शाम का समाचार भी रेडियो पर सुन रही थी कि एक खबर सुनकर उनका दिल बैठ गया। खबर पढ़ने वाले ने सुनाया, भारत के देशद्रोही सुभाष चंद्र बोस ताइपे में विमान दुर्घटना में मारे गए।
ये खबर सुनते ही नेताजी की पत्नी धीरे से उठी और अपने कमरे में पहुंची, जहां 2.5 साल की बेटी अनीता गहरी नींद में सोई हुई थी। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक एमिली बिस्तर के बगल में घुटने के बल बैठी और सुबक सुबक कर रोने लगी। ये वो त्रासदी थी जिसे पत्नी के रूप में एमिला ने भोगा और अपने नेताजी के लिए हिंदुस्तान ने। अब हम आपको बताते हैं कि 18 अगस्त 1945 को क्या हुआ था। हिरोशिमा और नागासाकी पर बम धमाके के बाद जापान ने मित्र राष्ट्रों के सामने सरेंडर कर दिया। उसके आत्मसमर्पण के 3 दिन बाद 18 अगस्त 1945 को सुभाष बाबू का विमान ईंधन लेने के लिए ताइवान की राजधानी ताइपे के हवाई अड्डे पर रुका। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक दोबारा उड़ान भरते ही एक जोरदार धमाका सुनाई पड़ा। नेताजी के सहयोगी कर्नल हबीबुर रहमान को लगा कि दुश्मन ने विमान पर गोले बरसा दिए हैं। बाद में पता चला कि विमान के इंजन का एक प्रोपेलर टूट गया था, जिससे विमान जमीन पर आ टकराया। हबीब की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। थोड़ी देर बाद जब उन्हें होश आया तो देखा कि पिछला रास्ता सामान से ठप पड़ा है और आगे आग लगी हुई है। साथ ही नेताजी की खाकी वर्दी पेट्रोल से सराबोर थी। इससे आग उनके शरीर में लग गई। नेताजी को अस्पताल ले जाया गया, जहां अगले 6 घंटे तक कभी होश में आते, कभी बेहोश हो जाते। फिर अपनी लड़खड़ाती आवाज में उन्होंने हबीब से कहा, मेरा अंत आ रहा है। भारत जाकर लोगों से कहो कि वो आजादी की लड़ाई जारी रखें। उसी रात 9 बजे नेताजी ने अंतिम सांस ली। कई थियरीज हैं और ये सारी थियरी, सारे कैंपेनर्स अब बहुत ही इंतजार में हैं जनवरी के आखिरी समय, आखिरी दिनों में जब डीक्लासिफिकेशन किया जाएगा नेताजी की फाइल्स का। और इस डीक्लासिफिकेशन के इंतजार में बहुत से सवाल लिए लोग अब यहाँ मौजूद हैं और चाहते हैं कि किसी तरह इन सवालों का जवाब डीक्लासिफिकेशन से मिले और बाद में समझ में आए कि आखिरकार नेताजी के साथ हुआ क्या था। 20 अगस्त को उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया और उसके 25 दिन बाद हबीबुर रहमान ही उनकी अस्थियां लेकर जापान पहुंचे, जहां उनके रखे होने की बात कही जाती है। आज तक ब्यूरो। भारत की आजादी की लड़ाई में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का संघर्ष बिल्कुल अलग है। वो नरम दल और गरम दल की धारा से अलग एक दूसरे किस्म के सशस्त्र संघर्ष में विश्वास किया करते थे, जिसकी बुनियाद उन्होंने विदेश की धरती पर रखी थी। उड़ीसा में कटक के एक रईस परिवार में जन्मे नेताजी को देश की गरीबी और मजबूरी बचपन से ही कचोटती रही। अपने 14 भाई बहनों में सबसे अलग सुभाष चंद्र बोस ने घर के कायदे कानून को अपने काम में कभी आड़े नहीं आने दिया। औरों के लिए अपनी जिंदगी जीने का उनका फलसफा ताउम्र बरकरार रहा। पेशे से कामयाब वकील नेताजी के पिता जानकीनाथ बोस उन्हें आजादी की लड़ाई से दूर रखना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने ICS की पढ़ाई के लिए नेताजी को इंग्लैंड भेज दिया। नेताजी ने परिवार की उम्मीदों के मुताबिक ICS की परीक्षा तो पास कर ली, लेकिन गुलामी की नौकरी उन्हें मंजूर नहीं थी। लिहाजा वो वापस लौटकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अपनी योजनाएं बनाने में जुट गए और इसमें उन्हें राह दिखाई चित्तरंजन दास ने। गांधी जी को महात्मा की उपाधि देने वाले सुभाष चंद्र बोस 1938 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए, लेकिन गांधी जी से मतभेदों के चलते उन्होंने कांग्रेस छोड़ फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से एक अलग पार्टी बना ली। इस बीच अंग्रेजों ने नेताजी को 2 जुलाई 1940 को एक बार फिर गिरफ्तार कर उनके घर में ही नजरबंद कर दिया। नेताजी इस दौरान समझ गए कि अंग्रेजी शिकंजे से आजादी बिना बाहरी मदद के नहीं मिल सकती। 17 जनवरी 1941 को नेताजी अंग्रेजों को चकमा देकर एक पठान के वेश में अफगानिस्तान पहुंच गए और फिर वहां से 18 मार्च 1941 को रूस के रास्ते बर्लिन पहुंचे। नेताजी ने द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ गोलबंद हुए जर्मनी, जापान और इटली के साथ मिलकर भारत की आजादी का सपना देखा।
नेताजी सुभाष चंद्र जी का जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ था। बैरिस्टर पिता उन्हें जंग आज़ादी से दूर रखना चाहते थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस दूसरी ही मिट्टी के बने थे। उनका तो जन्म ही देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में मर मिटने के लिए हुआ था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारा बुलंद किया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बर्मा में 4 जुलाई 1944 को अपनी इंडियन नेशनल आर्मी के फौजियों के लिए। माना यह भी जाता है कि नेताजी ने यह नारा बर्लिन से एक रेडियो ब्रॉडकास्ट के जरिए अपनी फौज तक पहुंचाया था। नेताजी ने इस नारे के दम पर अपनी इंडियन नेशनल आर्मी में कुर्बानी का वो जज्बा भरना चाहा जिसके बगैर आजादी हासिल कर पाना मुमकिन नहीं था। सुभाष चंद्र बोस जरा थोड़ा सा इस बात में मानते थे गांधी जी से हटके कि अगर आज़ादी हमें इसी तरह नहीं मिलनी, ये जो हम व्रत रख रहे हैं या डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, तो उससे कुछ और भी हटके करना चाहिए। तो उन्होंने तभी कहा था कि तुम खून के लिए तैयार हो जाओ, मतलब खून बहाने के लिए तैयार हो जाओ, तुम खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने अपना नारा बुलंद करने के ठीक 2 दिन बाद यानी 6 जुलाई 1944 को सिंगापुर में आजाद हिंद रेडियो से एक भाषण ब्रॉडकास्ट किया, जिसमें उन्होंने गांधी जी को राष्ट्रपिता पुकारा। हमारी इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की हर अहम खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक।